तो साथियों नमस्कार। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक जो बीमारियां थी, मेटाबॉलिक जो डिजीज थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। और आज हम बात करने वाले हैं पशु में पाचन से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में, यानी कि पेट के संबंधित, पशु के र्यूमन के रिगार्डिंग। पेट में किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हो जाती है, किसी भी रोग के रिगार्डिंग, जैसे पशु में ब्लोट है, टिम्पनी है, उसके बाद इंडाइजेशन है, पाइका रोग है, गैस्ट्राइटिस है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये हम आज से शुरू करने वाले हैं। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं पाइका डिजीज। तो क्या है पाइका बीमारी? ये भी पशु के पेट से संबंधित बहुत बड़ी समस्या लेकर आती है, एनोरेक्सिया है। तो ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम जितनी भी बीमारियां होती है पशु में एक एक करके इनको कवर करेंगे, इनका सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, जितने हमने जिस तरह पहले से क्लासेस लेते आ रहे हैं उसी वे में हम आगे भी क्लासेस को लेते रहेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पाइका बीमारी के बारे में। और अगर आपको कई बार इमरजेंसी में फील्ड में केस आ जाते हैं जिस वजह से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है या मैं नहीं ले पाता हूँ, कोई 1 या 2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको 3 मंथ का कोर्स बताया है, लेकिन मैं आपको पूरी मतलब कि बीमारी है वो कवर करवाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर 3 महीने से ज़्यादा भी समय लग जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जो आपसे वादा किया, जो कंप्लीट हम बीमारियां करेंगे तो इसी वे में हम करते रहेंगे। और बीच में कई बार किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कैमरे में गड़बड़ हो जाती है, कई बार पैनल में गड़बड़ हो जाती है, कई बार माइक में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए कई बार दिक्कतें हो जाती है। तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पाइका डिजीज के बारे में कि पाइका रोग क्या है और इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको मेटाबॉलिक बीमारियों में एक चीज पढ़ाई थी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी। जब पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि पशु गला सड़ा भोजन खाता है, अपना या दूसरे पशु का मल पीने लगता है, दीवारों को चाटता है और इस तरह के अखाद्य पदार्थों को वो ग्रहण करता है, इस तरह के अखाद्य पदार्थों को वो खाता है जो कि उस पशु को नहीं खाने चाहिए या उसके लिए वह घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह से गले सड़े भोजन जब पशु खाता है तो आपने डॉक्टर उमर खान सर की र्यूमेटोमिक्स की वीडियोस देखी होंगी, जिसमें कि वो कचरा वगैरह जो होता है वो पशु के पेट से निकालते हैं। तो वहां पर ये जो दिक्कत होती है ये इसी पाइका रोग की वजह से होती है। जो भी आता है, जो भी लोहा, जो भी हड्डियां, जो भी गला सड़ा भोजन, जिस प्रकार आपने देखा होगा आवारा पशु में ये जो समस्या है ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये जो पाइका रोग होता है ये आवारा पशु में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जिन पशुओं को खुला चरने के लिए छोड़ा जाता है तो उसमें ये जो समस्या है पाइका रोग के रिगार्डिंग ये अधिक यानी कि हाई अमाउंट में ये देखी गई है। पाइका रोग में आपको मेजर जो मेन चीजें हैं वो समझाता हूँ पहले, क्योंकि इसको आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और काफी सारे कंडीशन में और काफी सारी जगहों में पाइका रोग के रिगार्डिंग केसेस आते हैं। जैसा हमारा पशु खाना नहीं खा रहा है, चारा नहीं खा रहा है, तो उसको आप वो ट्रीटमेंट करते हैं, बट ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो जो ट्रीटमेंट है वो वर्क नहीं करता है, फिर भी जो पशु है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो आज से ये जो क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फील्ड में बहुत सारी कंडीशनें आती हैं। और ये सारी की सारी, जैसे पाइका रोग अलग है, एनोरेक्सिया अलग है, इंडाइजेशन अलग है, ब्लोट, टिम्पनी अलग है, गैस्ट्राइटिस अलग है। और ये सभी पशु के पाचन क्रिया से संबंधित या पशु के पाचन के रिगार्डिंग बीमारियां होती हैं। पाचन के रिगार्डिंग सिंपली आप समझ लेना कि पेट के रिगार्डिंग ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो र्यूमिनेंट एनिमल है उनमें र्यूमन में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगी, और जो नॉन र्यूमिनेंट है उसमें जो गैस्ट्राइटिस की, जैसे डॉग वगैरह में गैस्ट्राइटिस की जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा रहती है। डॉग और कैट में गैस्ट्राइटिस बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। घोड़े में कॉलिक, जो पेट दर्द की समस्या है, लाइक कॉलिक, बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ये पाइका रोग हो गया, उसके अलावा ब्लोट हो गया, इंडाइजेशन हो गया। इस तरह के जो केस है वो अलग अलग तरीके से जो वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही जल्द हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको बहुत ही जल्द जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो आगे आने वाले जो कोर्सेज हैं उसमें जितने भी प्राइस हैं वो बहुत ही कम रहने वाले हैं। बहुत ही कम प्राइस में जो क्लासेस ली जाएगी, 500 रुपये से ऊपर
या 500 रुपये से ज़्यादा का कोई भी जो कोर्स है वो नहीं होगा। 499 के अब जो है वो आगे वाले आने वाले कोर्स रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाइका रोग के बारे में। तो पाइका रोग में आप अगर कोई आपसे पूछे कि पाइका रोग क्या है और इसको कैसे डायग्नोसिस करना है वो तो हम बात करेंगे। लेकिन पाइका रोग ये है, इसमें एक तो पशु में क्या होगा कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो पशु खूंटे से बंधे रहते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी खाते हैं, खूंटे को चाटते हैं। अगर पशु आमने सामने बंधे हुए हैं तो दूसरे पशु के बालों को वो चाटते हैं, नोचने की कोशिश करते हैं। भेड़ जो होती है वो ऊन को निकालती हैं, उनको खाने का प्रयत्न करती है। जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, हड्डियां वगैरह भी खा जाते हैं और बहुत ही खूंखार तरीके से वो ये सारी क्रिया करते हैं। और एक पशु दूसरे पशु का पेशाब भी पीने लगता है। जो भी उनको मिलता है यानी कि कूड़ा कबाड़ या जो भी गंद फंद उनको मिलता है तो पशु क्या करता है कि वो सभी उन वस्तुओं को खा लेता है और वो सारी की सारी पशु के शरीर के अंदर वो इकट्ठी हो जाती है। फिर उनको पचा नहीं पाता है पशु और उसके बाद वो दिक्कत आती है। फिर उसके बाद पशु में रुमेनोटॉमी एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से इस जितने भी अंदर जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं ये चीज़ें बाहर निकाली जाती है। पशु के शरीर से ये चीज़ें फिर बाहर निकाली जाती है ऑपरेशन के माध्यम से। और ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक मतलब होता है। ये सिर्फ अनुभवी से अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। और इसमें मतलब जो अनट्रेंड है या इस तरह का कोई व्यक्ति करता है तो उसको वहाँ पे मतलब कि ये ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें पशु की जान भी जाने के जो चांसेस है वो बन जाते हैं। तो इसलिए जब इस तरह का केस मिलता है तो रुमेनोटॉमी करने की आवश्यकता कब पड़ती है? देखिए रुमेनोटॉमी की आवश्यकता तब पड़ती है जब मतलब आप ट्रीटमेंट कर लिया आपने 3, 4, 5, 10 दिनों का, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो पशु है वो उसकी जो हालत है वो वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर पशु में ये ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन की ओर हम देखते हैं। तो देखिए यह बीमारी पशुओं में अक्सर देखने को मिल जाती है और साधारणतः जो पशु खाद्य पदार्थों के अलावा यानी कि जो नॉर्मल चारा खाता है उसके अलावा अखाद्य पदार्थों को खाते हैं, जैसे कि कागज खा लिया, कोई कपड़ा, मिट्टी या अपना या दूसरे पशु का मूत्र पेशाब पीना, दूसरे पशु के शरीर के बाल या अपने शरीर के बालों को नोच कर निकालना, दीवारों को चाटना। तो ये सारे की सारी जो कंडीशन है ये पाइका रोग में आती है। इस बात को अपने ध्यान देना है। और हिंदी में इसको कुलूषित भोजन या कुलपिष्ट भोजन भी या कुलषित आहार, ये हिंदी में इसका एक नाम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइका रोग में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पाइका रोग जो है वो हमारी सभी स्पीसीज में देखने को मिल जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, हर एक स्पीसीज में आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। और हिंदी में इसको कुलूषित भोजन कहा जाता है। और अखाद्य पदार्थ, इसमें आपको याद रखना है कि जो अखाद्य पदार्थ होते हैं, जो सही पशु होगा जिसमें पाइका रोग नहीं है तो वो नॉर्मल जो आप चारा डालोगे वो खाएगा। लेकिन जिसको ये कंडीशन होगी उसको आप जिस भी प्रकार का गला सड़ा भोजन दोगे वो उसको खा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं ये आवारा पशु है। और आवारा पशु के आप देख सकते हैं कि इधर ये सारा की सारा कोई प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। इसमें काफ़ी सारा मतलब जितना भी गंद होता है जो कि लोगों के घरों का होता है, कोई फैक्ट्रियों का होता है, कोई मेडिकल स्टोरों का होता है, कोई किसी भी चीज़ का होता है, ठीक है। तो ये सारा की सारा अब ये जो गाय है ये खा लेगी। जब ये इसको खा लेगी उसके बाद इसके पेट में ये सारा इकट्ठा होता जाएगा। उसके बाद इसमें कई तरह की दिक्कतें आएगी। ये चारा नहीं खाएगी, गोबर बहुत हार्ड करेगी, ठीक है, या तो गोबर की समस्या इसको रहेगी। तो मतलब जब ये पशु इन चीज़ों को खा लेता है तो पशु अपनी अंतिम अवस्था को बहुत नज़दीक देखता है। कई बार इनका ट्रीटमेंट नहीं मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार अगर आप देखोगे एक केस होता है ट्रोमैटिकुलो पेरिकार्डियोसिस, जिसमें कि पशु के शरीर के अंदर लोहे की इतनी बड़ी बड़ी नोकीली जिसे आप क्या कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सरिया होता है, ठीक है, उसके अलावा तार होती है, इतना मतलब कि 8-10 किलो का लोहा निकलता है। इतना मतलब कि पशु ग्रहण कर जाते हैं। मतलब सारा प्लास्टिक का जो ये कूड़ा कबाड़ आप इधर देख रहे हो इसमें से कुछ 1% ये खा जाएगी। इसी तरह से डेली ये धीरे धीरे थोड़ा खाती रहेगी। उसके बाद
एक कंडीशन यहाँ पर आएगी, इसको वो ट्रोमेटिक पेरिकार्डियस की दिक्कत आएगी। तो उसमें जो जुगुलर वेन होती है मोस्ट ऑफ उसका मोस्ट, तो ये जो एरिया एक तो उसमें स्वेलन आएगी और ये एरिया मतलब आप फुला फुला देखने को मिलेगा और जुगुलर वेन बिल्कुल वहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है। तो वो तो मैं आपको अलग जो केस है जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम र्यूमेटोमी की बात करते हैं तो ये सारा जो कचरा कबाड़ होता है ये सारा पशु के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद फिर र्यूमेटोमी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं पाइका रोग का एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कारण रह जाता है। अब हम बात करते हैं इस रोग में कुछ एक कारण हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से कारण है वो हमें यहाँ पर जानना है। तो देखिए, पशु के शरीर में मिनरल मिक्सचर की कमी होना। मिनरल मिक्सचर का मतलब होता है कि जो भी हम मिनरल मिक्सचर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इस तरह की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से। और रोग का महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसको समय समय पर आहार में नमक नहीं दिया जाता है। जब पशु में देखिए, आवारा पशु को तो कौन नमक देता है, कहीं थैली वगैरह गिरी हो या कोई यहाँ पत्थर होता है जो कि नमकीन होते हैं तो उनको चाट कर जो पशु रहते हैं वो तो ठीक है, चलो भी नमक की कमी भी इस रोग को बहुत अधिक प्रभावित करने का जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट काम है। पशु के शरीर में प्रोटीन, नमक, फास्फोरस, कोबाल्ट, विटामिन, यानी कि इन सभी की जब कमी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी या इस सारी जो डेफिशिएंसी होती है ये मिलकर भी पशु में पाइका रोग को प्रभावित करती है। उसके बाद पशु को समय समय पर पेट के कीड़े मारने वाली दवा, देखिए जो पशु खूंटे में बंधे होते हैं वो ज्यादातर इस तरह के ये जो लोहा वगैरह है वो बहुत ही कम खाता है, लेकिन आवारा पशु में ये जो समस्या है ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार हम पशु में डिवर्मिंग भी, यानी कि पेट के कीड़े मारने वाली जो दवाएं होती है वो भी हम टाइम टू टाइम पशु को नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में भी फिर दिक्कत हो जाती है। पशु के मुंह में जो मसूड़े होते हैं उनमें भी कई बार स्वेलिंग वगैरह, सूजन वगैरह रहती है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कई बार पशु में इस बीमारी को बढ़ावा देता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं या कारण आप मान के चलो, तो इन सभी वजह से पशु में ये जो दिक्कत है वो आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मतलब इस बीमारी में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इस बीमारी में मैंने आपको जो हमने डेफिनेशन में इसके बारे में जाना कि पशु खाद्य पदार्थ खाता है या फिर अपना पेशाब स्वयं पीने की कोशिश करता है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में जैसे वो कागज खाता है, किताबें खाता है, जो कुरकुरे वगैरह छोटे बच्चे जो पैकेट छोड़े जाते हैं वो खाता है, धागे खाता है, उसके अलावा बाल वगैरह किसी ने फेंके वो खाता है, लोहा खा लेता है, हड्डियाँ खा लेता है, मांस के छोटे मोटे टुकड़े खा लेता है, जो कुतिया होती है जब इसमें इस तरह की दिक्कत होती है। देखिए, जब आप एक स्टूडेंट थे वेटनरी के तब आपने इसमें कुछ एक टर्म्स आती हैं वो आपने पढ़ा होगा। तो जो डॉग में या कैट में इस तरह की जो समस्याएं आती है तो वो अपने ही बच्चों को भी खा लेती है। जी हाँ, जो कुत्ते हैं, कुतिया है, वो अपने ही जो उसने बच्चे पैदा किए हैं उन्हीं को भी खा लेती है। कई कंडीशन में ये भी केस देखने को मिलता है। तो ये आप अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि पाइका रोग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है और फील्ड में आपको इसके रिगार्डिंग कभी ना कभी तो केस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भेड़ बकरियां होती है, यानी कि जो भेड़ें होती है, वो अपनी ही ऊन के बाल या जो दूसरी भेड़ है उसकी जो ऊन होती है उसको निकालती है और उसको निगल जाती है अंदर। ठीक है, तो उसको खा लेती है। उसके बाद कागज, कपड़ा, मिट्टी, मूत्र पीना, बाल नोच नोच कर निकलना, दीवारों को चाटना, ये सारी की सारी समस्याएं पाइका रोग के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर रोग का आपको डायग्नोसिस करना पड़े तो आप इस बीमारी का क्या डायग्नोसिस करोगे। तो देखो, आमतौर पर जब आप पशु में इस तरह की समस्या है तो आप उसको कुछ भी डालोगे, जैसे जो हमने बात की, कागज डालोगे, इस तरह की जो भी चीजें डालना आप पशु को। अगर पशु पाइका रोग से ग्रसित है, ठीक है, पाइका रोग से पशु ग्रसित है, तो जैसे आप उसको खाने के लिए डालोगे उसको वो तुरंत से खा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मेन कारण है डायग्नोसिस का, वो आप लक्षणों के आधार पर देख सकते हो और पशु मालिक से आप हिस्ट्री ले सकते हो कि पिछले कुछ टाइम से कहीं उसको आप खुला चरने के लिए छोड़ते हैं, या कई बार पशु घर से भाग जाता है तो भी वो अलग जगहों में जाकर जो इस तरह की जो पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है, लाइक खा लेता है। तो पशु मालिक से आपको पूरी हिस्ट्री लेनी है और र्यूमन वगैरह की भी अच्छी तरह से जांच करनी है।
तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं, इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर पाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं चिकित्सा के बारे में, कि यहाँ पर आपको क्या चिकित्सा जो है वो करनी चाहिए बीमारियों में। तो देखिए, बड़ा पशु है तो नमक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नमक हमें बहुत अधिक, एक आता है काढ़ा नमक, वो आपने देखा होगा, जो कि पत्थर जैसा होता है। जब आप उसको पशु के शरीर के लिए उसका जो है वो बहुत अधिक उपयोग करना ज़रूरी है, तो नमक आप अपने पशु को ज़रूर उसको चटाया करो। ऐसा नहीं है कि जो ये हमें खाने के लिए मिलता है वो नमक भी आप खिला सकते हो, बट वो उतना अच्छा नहीं रहता है। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको काठा नमक कहते हैं। तो वो पत्थर के जैसा होता है, उसको आप एक डबरे में डालकर सुबह शाम, या तो आप अगर थैली वगैरह ला रहे हैं तो 50 ग्राम नमक जो है वो प्रत्येक दिन आप दे सकते हो। दिन में सिर्फ एक बार ही आपको देना है। अगर सुबह दे रहे हो तो वो भी ठीक है, शाम के टाइम दे रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन 50 ग्राम अगर आप डेली देते रहते हो, तो अगर आप नमक, नेचुरल तरीके से नमक और छोटा मोटा मिनरल मिक्सचर पशु को खिलाते रहोगे, तो ये पाइका रोग पशु को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब इस तरह के पाइका रोग के रिगार्डिंग आपको जो केस है वो बहुत ही कम या फिर रेयर कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपको इस तरह की जो केस है वो नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बस आपको नमक कंटिन्यूअसली देना है और मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू पशु को देना है। बाकी और कोई भी दिक्कत वाली जो बात है वो पशु में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रोग हो गया है तब हमें क्या करना चाहिए, तो 50-50 ग्राम वो नमक आप दे सकते हो पशु में। दूसरा वो है कि जो काढ़ा नमक होता है वो आपको इजी वे में, मेडिकल स्टोर में तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन जो किराने वगैरह की दुकानें होती है वहाँ पर आपको ये मिल जाता है काढ़ा नमक। तो आप ला सकते हैं अपने आइडिया अनुसार, कुछ एक टाइम के लिए, मतलब 4-5 मिनट के लिए पशु के मुँह के आगे रख सकते हैं और पशु इसको जीभ के माध्यम से चाटता रहता है। या आप दिन भर भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पशु लगातार उसको चाटता रहेगा। जब वो कुछ एक टाइम के लिए उसको जीभ से वो चाटेगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि थोड़ा सा जो घास वगैरह आपने डाला हुआ वो कर लेगा, पानी वगैरह पी लेगा। कंटिन्यूअसली उसको इरिटेशन होता है। कंटिन्यूअसली अगर आप किसी चीज़ को खाते रहोगे, ये जैसे आप मान लो मीठा खाते रहोगे, तो आप ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं खा पाओगे। तो उसके बाद जब पशु का जो मुंह का जो नॉर्मल स्वाद हो जाता है, वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसको खा लेगा, चाट लेगा। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि नमक पशु की शरीर के निर्वाह के लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, तो ये देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पशु को अच्छी कंपनी वाला मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, जिसमें सभी मिनरल मिक्सचर हो, जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उसके बाद फॉस्फोरस हो, जिंक हो, सारी की जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और ढेरों चीज़ें होती है, कॉपर होता है, सारी चीज़ें उसमें ऐड हो, तो वो मिनरल मिक्सचर अच्छी से अच्छी कंपनी का आजकल आपको ऑरल मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो आप अपने पशु को खिला सकते हो। अच्छे मल्टीविटामिन दवा का उपयोग करना चाहिए। मल्टीविटामिन के सिरप आते हैं, पाउडर आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो भी आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप दे सकते हो। उसके अलावा पशु में पेट के कीड़े मारने वाली दवा को जरूर खिलाना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम जो है पशु की डिवर्मिंग कराते रहना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम पशु की डिवर्मिंग नहीं कराई जाएगी तो भी पशु में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। डिवर्मिंग में आप फेर्मेंडाजोल दे दो, लीवामाइसोल दे दो, नीलजान दे दो, ठीक है, नीलजान में भी लीवामाइसोल होता है। तो अदर काफ़ी सारी आती हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, डोज रेट का ध्यान रखना है, और प्रेग्नेंट है या नहीं, ये सारा जो है मैंने आपको वेटनरी मेडिसिन के कोर्स में बिल्कुल डीपली बताया है। तो उस कोर्स को जिसने नहीं लिया है तो वो ले सकता है, क्योंकि उसमें हमने वेटनरी मेडिसिन को पहले कवर इसलिए किया है ताकि जब हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में, जब हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि हमने डिवर्मिंग की सभी दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, एंटीबायोटिक के बारे में जाना है, एंटी हिस्टामाइन के बारे में जाना है, लाइक सभी के बारे में हमने जाना है। तो अभी हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, और हम ज़्यादातर मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात भी नहीं करते हैं। तो ये बातें जो है आपको यहाँ पर दे दी है। और उसके अलावा नीचे पाइका बीमारी के बारे में हमने कुछ एग्जैक्ट जो महत्वपूर्ण जो ट्रीटमेंट है वो आपके लिए यहाँ पर शेयर किया है। तो इस ट्रीटमेंट का जो उपयोग है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया है तो आप सीधा उसका उपयोग कर रहे हो, तो वो जो कंडीशन है ये यहाँ पर बहुत ही गलत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए,
पाइका ट्रीटमेंट में करते समय बड़े पशुओं को 50-50 ग्राम आप नमक दे सकते हैं प्रतिदिन ऑरली, मुंह के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो नमक के बारे में मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं होती है, तो सोडियम एसिड फॉस्फेट आता है, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। फील्ड में इस दवा का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है और लार्ज एनिमल में 5 से 10 ml इसको लगाया जाता है, अल्टरनेट डेज की डोज रहेगी। और स्मॉल एनिमल में इसे 2 से लेकर 5 ml तक लगाया जाता है, रूट इसका इंट्रामस्कुलर रहेगा। अब देखिए सोडियम एसिड फॉस्फेट जो होता है, जैसे कई ऐसे एरिया है, यूरेमिन के नाम से भी आता है, कई ऐसे एरिया है जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, पानी की बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर कमी होती है, वहाँ पर कई जगहों पर पानी ही नहीं मिल पाता है, बहुत तंगी होती है। तो उन स्थानों में, और जो पशु दाना चारा या फिर कम खाते हैं, तो उनके लिए ये इंजेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है सोडियम एसिड फॉस्फेट का। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं इस बीमारी में, पाइका रोग में। उसके बाद है आयरन इंजेक्शन। आयरन इंजेक्शन आपको पता है, पशु में खून की कमी हो गई है, ये जो पशु है वो एनीमिक कंडीशन में चला गया है, तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फेरिटास के नाम से आता है, फेरिटास इंजेक्शन भी आता है, बोलस भी आती है, तो उसका इस्तेमाल भी पशु में किया जा सकता है। इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो 0.5 ml से लेकर 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो पशु के अंदर किया जाता है। तो ये भी आप वहां पे दे सकते हो। और मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का मिनरल मिक्सचर आप अपने पशु को दे सकते हो, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हर एक चीज हो। तो आप एग्रीमिन फोर्ट का उपयोग कर सकते हो, जो कि वेलबैक का है, या आयुमिन का कर सकते हो, बीएस। काफी सारी कंपनियों के अलग अलग जो यहाँ पर मिनरल मिक्सचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं मार्केट में। तो आप जो भी आपको बेस्ट लगे तो आप किसी भी एक का वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर 25 ग्राम आप डेली दे सकते हो ऑरली। उसके बाद लिवर टॉनिक का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन पशु में होगी तो पशु फिर जब इमरजेंसी कंडीशन में चला जाएगा तो फिर लास्ट कंडीशन में फिर जो है वो घास खाना भी कम कर देगा, तो इस तरह की दिक्कतें हो जाएगी उसमें। तो लिवर टॉनिक भी आप उसमें दे सकते हो। तो कैटल में आप 40 से 50 ml डेली दे सकते हो ऑरली, और जो काफ है, गोट है, शीप है, उसमें आप 5 से 10 ml ऑरली दे सकते हो डेली। मतलब कि जब तक आपको लगे कि पशु अच्छी तरह से रिकवरी नहीं कर रहा है तो उस समय तक आप लिवर टॉनिक का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि ब्रोटोन लिवर टॉनिक आता है, तो ब्रोटोन लिवर टॉनिक की डोज यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन की है। ब्रोटोन हो गया, लिवर टॉनिक 52 हो गया हिमालय का। तो ये एक ऐसे लिवर टॉनिक होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा है मार्केट में। मतलब अगर हम इनको छोटे, जैसे नॉर्मली अगर कोई पशु चारा वगैरह नहीं खाता है, उसमें भी अगर हम सिंपली जैसे लीवर के रिगार्डिंग कोई समस्या आ जाती है तो वहाँ पर भी जब हम इन लिवर टॉनिक का उपयोग करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक बेहतरीन जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर डिवर्मिंग दवा का आप उपयोग कर सकते हो, बोलस का उपयोग कर सकते हो, तो टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। फेल्मेंडाजोल है जिसकी डोज है 5 से 7.5 mg पर kg बॉडी वेट, सिंगल डोज ऑरली, और रिपीट आप 14 दिन के बाद कर सकते हो। छोटे पशु में भी यही डोज रहेगी। छोटे पशु में 150 mg की बोलस आती है और बड़े पशुओं में 1500 mg से लेकर 3000 mg तक बोलस आती है। जैसे 300 किलो का है तो उसको 1500 mg की जो टैबलेट है वो दी जा सकती है, और सुबह भूखे पेट देनी है, गुड़ के साथ आप दोगे तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 14 दिन के बाद आपको रिपीट करनी है। 14 दिन के बाद भी आप भूखे पेट सुबह गुड़ के साथ दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं पशु में। अब देखिए पाइका बीमारी में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि पाइका बीमारी के इलाज के लिए विटामिन और कैल्शियम के इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे पाइका रोग पशु में है तो उसमें हम कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं, जैसे कैलविडी है, या विटामिन का इंजेक्शन आता है, विटामिन ए डी E3 का आता है। उसके अलावा टीफॉस आता है, उसमें भी साल्ट वही होता है जो हमने अभी बात की। इसी के साथ ही न्यूरोक्सिन आता है, मैकोबैट एक्सल आता है, बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन आते हैं। तो अगर आपको लगे कि इन दवा का उपयोग भी हमें पशु में करना चाहिए तो आप जो हमने ऊपर बात की तो उनमें से जितने भी इंजेक्शन होता है उनमें से किसी को छोड़कर आप वहाँ पर
ये मतलब विटामिन का या कोई भी कैल्शियम का जो इंजेक्शन है वो भी दे सकते हो। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप सभी दे रहे हो, विटामिन के दे रहे हो, कैल्शियम के दे रहे हो, फास्फोरस के दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मल्टीविटामिन के एक आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दो और एक आप जो है फास्फोरस का इंजेक्शन दे दो, क्योंकि फास्फोरस की यहाँ पर ज़्यादा जो जरूरत पशु को पड़ती है, तो वहाँ पर आप फिर फास्फोरस का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये है पशु में पाइका रोग की। और पाइका रोग के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण तौर पर जानकारियां थी वो सारी हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी है। और कल की क्लास में बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। पीडीएफ फाइल आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और पाइका रोग में देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर पाइका रोग में अब कंडीशन आपको ये लगे, क्रिटिकल लगे, तो पशु में र्यूमिनोटॉमी एक ऑपरेशन होता है। र्यूमिनोटॉमी लास्ट स्टेज होती है पशु में, क्योंकि जो अंदर उसने इस तरह के जो मटेरियल है वो खा लिया होता है, तो फिर उसका हम जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो भी उसमें हमें असर देखने को फिर नहीं मिलता है। तो उसके बाद र्यूमिनोटॉमी एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि लास्ट कंडीशन में किया जाता है, और इस ऑपरेशन को करने से पशु की जान को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए अच्छी तरह से इसको आपने डायग्नोसिस करना है और ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा अगर आपको कंडीशन गंभीर लग रही है तो आप यहाँ पर पशु में डेक्स्ट्रो लगा सकते हो, या फिर बेहतरीन से बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स आती हैं जो कि इंट्रावेनस रूट से पशु में दी जाती है, तो वो आप कंडीशन के हिसाब से फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।